हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11th के समृद्ध संख्याओं और द्विघात समीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उनको पढ़ लीजिए, तब आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। तो दिया गया है समृद्ध संख्याएँ और द्विघात समीकरण की समृद्ध संख्याएँ क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद, इन सब के बारे में देख चुके हैं। लेकिन उनमें कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती थी जैसे कि x² बराबर -1। तो इसका जो है सलूशन हम लोग वास्तविक संख्याओं के रूप में नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको निकालेंगे तो ये √-1 बन जाएगा और ये एक वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग इसको सममित संख्याओं की सहायता से हल करेंगे। जैसे कि हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे कि अगर कोई बहुपद हो ax² + bx + c के टाइप के, तो इसमें d हम लोग जब निकालते थे b² - 4ac से, और अगर ये लेस देन आ जाए 0 से, मतलब 0 से छोटा आ जाता था, तो ये कहते हैं कि जो इसके मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो उन्हीं काल्पनिक मूलों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे सममित संख्याएँ क्या होती हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो यहाँ पे कंडीशन बनी है अपनी √-1 की, इसको हम लोग आयोटा लिखते हैं, मतलब आई लिखते हैं और आयोटा पढ़ते हैं। तो सममित संख्याओं में जब कोई भी कहीं भी जो वैल्यू हमारी बनेगी √-1, तो उसे हम लोग लिखेंगे आई लिख सकते हैं, या फिर अगर इसका वर्क कर दे तो -1 = हो जाएगा i²। ठीक है, या फिर अगर दोनों पक्षों में हम लोग i से गुणा करा दें तो -i बराबर हो जाएगा i³। ठीक है, अगर फिर से इसमें हम दोनों पक्षों में i से गुणा करा दें तो i² बराबर मिल जाएगा i⁴। ठीक है, जहाँ i⁴ की वैल्यू होती है -1, यहाँ से लिखेंगे i⁴ की वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, -1 रखेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से मिल जाएगा i⁴ = 1। ठीक है, तो कुछ वैल्यू हमें याद रखनी है। जैसे i⁴ की वैल्यू होती है 1, i³ की वैल्यू होती है -i, i² की वैल्यू होती है -1 और √-1 की वैल्यू होती है i। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग समृद्ध संख्याओं की बात करें, समृद्ध संख्याएं, तो समृद्ध संख्याओं में दो भाग होते हैं। एक तो होता है इसका काल्पनिक भाग और दूसरा होता है वास्तविक भाग। काल्पनिक संख्याओं को हम लोग z से दर्शाते हैं मेनली। तो मान लो कोई काल्पनिक संख्या है z बराबर a + ib। ठीक है, तो यहाँ पे जो i वाला टर्म होगा वो कहलाएगा काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग, और जिसमें i नहीं है, जैसे कि यहाँ पे a है, तो ये कहलाएगा इसका वास्तविक भाग। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वास्तविक को कहते हैं इंग्लिश में रियल, तो RE, और फिर लिख देंगे z कि रियल पार्ट ऑफ z, मतलब z का काल्पनिक संख्या का जो वास्तविक भाग है वो क्या है, a है। अगर हम लोग काल्पनिक भाग की बात करें तो इसे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, IM, मतलब इमेजिनरी काल्पनिक भाग ऑफ z क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि किसी का समृद्ध संख्या में दो भाग होते हैं, एक होता है वास्तविक भाग और दूसरा होता है काल्पनिक भाग। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि 2 + 3i लिख दिए। ठीक है ना, तो ये एक समृद्ध संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसमें इसका ये वास्तविक भाग हो जाएगा और ये काल्पनिक भाग हो जाएगा। ऐसे ही मैंने लिख दिया 2 + -1/2i, तो ये भी एक समृद्ध संख्या कहलाएगा। इसमें भी दो भाग होंगे और एक वास्तविक भाग होगा और एक काल्पनिक भाग होगा। अगर हमसे पूछे कोई कि ये बताओ कि अगर मान लो कि एक जो है ये समृद्ध संख्या है तो इसका वास्तविक भाग क्या है, तो इसको ऐसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z, कि z का वास्तविक भाग कितना है, 2 है।
और जो काल्पनिक भाग हो जाएगा वो z का -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे कि दो काल्पनिक या फिर जैसे लिखते हैं दो सममित संख्याओं की समानता कि दो सममित संख्याएं कब समान होगी। जैसे मान लो z बराबर दिया गया है a + IB, इसको z1 मान लो, और z2 बराबर दिया है c + ID। दो सममित संख्याएं हैं अपने पास, ठीक है ना, दो सममित संख्याएं हैं और कहा जाए कि z1 बराबर है z2 के, मतलब z1 z2 एक समान हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इसका जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, मतलब a बराबर हो जाए c के और b बराबर हो जाए d की। बल दिया गया है कि यदि 4x + i 3x - y बराबर 3 + i - 6, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर दो सममित संख्याएं दी गई हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो अगर ये दोनों संख्याएं समान हैं, कह सकते हैं बराबर हैं, तो इसका जो रियल पार्ट होगा, जैसे 4x = 3, ये आपस में रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे, आएगा 3/4, यहाँ रख देंगे 3 × 3/4 -y बराबर -6, तो 3 त्रिका 9/4 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे प्लस का 6 हो जाएगा, y उधर भेज देंगे, तो ये जाएगा 9 और प्लस 6 × 24/4, 24 और 6 30 और 3 33/4। तो इस तरह से हम लोग किन्हीं दो समान संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे रूल्स को देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सममित संख्याओं के बीजगणित की बात करेंगे। बीजगणित से मतलब ये है कि इनके सममित संख्याओं को किस तरह से जोड़ेंगे, उनका घटाव किस तरह से कराएंगे, गुणा भाग, इन सब पर चर्चा करेंगे। ये सबसे पहला दिया गया है दो सममित संख्याओं का योग, दो सममित संख्याओं का योग। ठीक है, जैसे मान लो हमें z बराबर दिया गया हो a + IB, इसको z1 मान लो, और z2 बराबर दिया गया हो c + ID, दो सममित संख्याएं हैं। इनका अगर हमें योग ज्ञात करना है तो z1 + z2 कराएंगे, ये z1 की वैल्यू हो जाएगी और प्लस ये z2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। लेकिन इसमें जो योग होगा वो जो रियल पार्ट है रियल पार्ट का योग होगा, मतलब यहाँ a + c आ जाएगा, और जो काल्पनिक भाग है उसका काल्पनिक भाग में योग होगा, तो यहाँ से i कॉमन कर लेंगे, b + d बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका योग। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि जो योग होता है z1 + z2 का, उसमें इनके योग पर उनका वास्तविक भाग क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z1 + z2 की दो सममित संख्याओं के योग में इनका वास्तविक भाग क्या होगा, तो हो जाएगा a + c होगा। a को कहते क्या है, a जो है रियल पार्ट ऑफ z1 है, a क्या है, रियल पार्ट ऑफ
Z1 है, मतलब Z1 का वास्तविक भाग है, और C जो है रियल पार्ट ऑफ Z2 है। मतलब दो सममित संख्याओं के योग का जो वास्तविक भाग होगा वो दोनों सममित संख्याओं के वास्तविक भागों के योग के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम लोग काल्पनिक भाग निकालें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो यहाँ से मिल जाएगा B प्लस D, जहाँ B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, मतलब काल्पनिक भाग किसका, Z1 का, और D जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका योग। अब योग के कुछ नियम हैं, जैसे दिया गया सबसे पहला संवरक नियम। ये जो Z1 प्लस Z2 है, जब कराएंगे पहला चीज़ तो ये है कि संवरक नियम का पालन करेगा, संवरक नियम का पालन करेगा। अब इस नियम के हिसाब से ये होता है कि अगर Z1 और Z2 दो सममित संख्याएं हैं, तो जब इनका हम लोग योग कराएंगे, Z1 और Z2 दो सममित संख्याएं हैं, तो इनका योग कराने पर जो संख्या मिलेगी वो भी एक सममित संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना पहला नियम कि जब Z1 और Z2 दो सममित संख्याएं हैं, उनको जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी हमें एक सममित संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए संवरक नियम का पालन करता है। दूसरा दिया गया है क्रम विनिमय नियम, दूसरा दिया गया है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। अब इस नियम के हिसाब से हम दो सममित संख्याओं में चाहे Z1 प्लस Z2 कराएं या Z2 प्लस Z1 कराएं, इससे उसके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम दोनों में से किसी को भी आगे रख सकते हैं, किसी भी को पीछे रख सकते हैं। तो इस वजह से इसे हम लोग कह देंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग सहचर नियम की बात करें, सहचर नियम, तो सहचर नियम में मान लो तीन सममित संख्याएं हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये बराबर हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। मतलब अगर अपने पास तीन सममित संख्याएं दी गई हों तो उनमें से हम चाहे किसी दो का पहले योग करा लें, फिर तीसरे से कराएं, या पहले हम लोग लास्ट की दोनों सममित संख्याओं का योग करा लें और तब पहले वाले कराएं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके योग पर। तो इस तरह से कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो उसको कहता है कि सहचर नियम का पालन कर रहा है। अगला है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। अगला है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व का अस्तित्व। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी सममित संख्या में किसी शून्य सममित संख्या का योग करा दें, जैसे Z है एक सममित संख्या और इसमें शून्य सममित संख्या का योग करा दें, जीरो का योग करा दें, तो हमें फिर से वही सममित संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब ये योगात्मक तत्समक का भी अस्तित्व दर्शाता है। और अगला नियम हम लोग का योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक, अगर योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि यहाँ पे लिख देता हूँ 5th नंबर, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। जैसे Z बराबर मान लो कोई संख्या दी गई है a प्लस IB, ठीक है, तो इसका योगात्मक तत्समक का प्रतिलोम हो जाएगा -Z, मतलब -a प्लस नहीं माइनस का IB। ठीक है, मतलब इसका माइनस करा दें कि जिससे कि इन दोनों का योग कराएं तो हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो उसी संख्या को कहेंगे इसका योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। या अब आता है दो सममित संख्याओं का अंतर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग अंतर की बात करते हैं। दो सममित संख्याओं का अंतर। अब जैसे कि मान लेते दो सममित संख्याएं Z1 बराबर दिया है a प्लस IB
और Z2 बराबर दिया गया है C प्लस आई डी। इन दोनों का अंतर निकालना हो तो Z1 माइनस Z2 कराएंगे, तो यहाँ A प्लस आई बी लिखेंगे और माइनस C प्लस आई डी लिख देंगे। फिर अब जो इसका वास्तविक भाग है इसके भी वास्तविक भाग में से घटेगा तो A माइनस C हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और I कॉमन B माइनस D हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिस तरह से हमने योग में देखा कि दो समित संख्याओं का योग उनके वास्तविक भागों और काल्पनिक भागों के योग के बराबर होता है, वैसे ही दो समित संख्याओं के अंतर में भी अगर हमें वास्तविक भाग पता करना हो रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 तो उसके लिए हमें A माइनस C कराना होगा। कहने का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 में से रियल पार्ट ऑफ Z2 को घटाना होगा। ठीक है, अगला है इमेजिनरी पार्ट की बात करें Z1 माइनस Z2 के तो मिल जाएगा हम लोग को B माइनस D। तो यहाँ भी ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 में से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 को घटाना होगा। तो इस तरह से हम लोग दो समित संख्याओं के अंतर करा सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब हम लोग समित संख्याओं के गुणन की बात करते हैं। समित संख्याओं का गुणन, जैसे मान लेते दो समित संख्याएं दी गई Z1 प्लस Z2, अलग अलग लिखते हैं A प्लस आई बी और Z2 बराबर C प्लस आई डी। अगर यहाँ से हम लोग Z1 Z2 निकालें तो A प्लस आई बी में हमें गुणा कराना होगा C प्लस आई डी का। तो A का C में कराएंगे तो मिल जाएगा AC प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा। ठीक है, गुणा करा लिए तो यहाँ से मिल जाएगा ए सी। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट कर दिए तो मिल जाएगा माइनस बी डी प्लस आई कॉमन कर लिए ए डी प्लस बी सी हो गया। ठीक है, तो अगर हमसे यहाँ ये पूछा गया जाए कि बताओ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे ए सी माइनस बी डी होगा। जहाँ A क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है, C रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है D। तो दो समित संख्याओं के गुणन में उनके रियल पार्ट का गुणन और इमेजिनरी पार्ट के गुणन का अंतर ही कहलाता है दो समित संख्याओं का रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अगर हम लोग पता करें Z1 Z2 का तो मिलेगा AD प्लस BC। तो A क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है, D है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस B है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और ये है रियल पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरह से हम दो समित संख्याओं गुणन पर देख पाए कि उनके रियल पार्ट में क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट में क्या संख्याएं आती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब गुणन की प्रक्रिया दी गई है, दिया ये गया है पहला कि ये संवरक नियम का पालन करता है, संवरक नियम का पालन करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर Z1 Z2 करा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें एक Z ही मिलेगा। कहने का मतलब दो समृद्ध संख्याओं के गुणन से हमें एक समृद्ध संख्या ही प्राप्त होगी, तो इसका मतलब ये संवरक नियम का पालन करता है। दूसरा दिया गया हम लोग को क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसमें हम लोग क्रम का विनिमय
कर सकते हैं, मतलब चाहे Z1 का गुणा Z2 में कराएं और चाहे Z2 का गुणा Z1 में कराएं, तो इससे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है सहचर नियम। इसके लिए मान लो 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं और हम पहले Z1, Z2 और Z3 कर दें गुणा, और या फिर Z1 Z2 का गुणा करा के तब Z3 का कराएं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर चौथा आता है हम लोग का गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। अब यहाँ पे गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व ये है कि कोई सम्मिश्र संख्या जैसे 1 + i 0 है, ठीक है, तो इसे हम लोग दर्शाते हैं गुणात्मक तत्समक से। इससे क्या होता है कि हमें वही सम्मिश्र संख्या फिर से प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लो किसी सम्मिश्र संख्या Z में 1 का गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा? Z ही मिलेगा। तो उसी प्रकार से सम्मिश्र संख्या ये जो दी गई है, इसका भी मतलब क्या है? Z ही है। और अगर देखा जाए इसको तो 1 है, 1 से गुणा कराएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आता है हम लोग का 5वां गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। अब कोई सम्मिश्र संख्या अगर हमें मान लो Z बराबर a + i b दिया गया है, तो हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा a/a² + b² + i माइनस का b/a² + b² हो जाएगा। और इसे हम लोग दर्शाएंगे Z इन्वर्स से, ठीक है। जब कभी Z इन्वर्स निकालना होगा तब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। एक और बचा हम लोग का बंटन नियम। बंटन नियम, इसमें क्या है, मान लो 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो चाहे Z1 का गुणा Z2 में कराएं तब Z3 से कराएं, या फिर Z1 को छोड़ दें और Z2 और Z3 का ही गुणा कराएं, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सम्मिश्र संख्याओं गुणन क्या होते हैं और उन पे क्या क्या नियम लगते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 2 सम्मिश्र संख्याओं का भाग। संख्याओं का भाग। जैसे मान लो 2 सम्मिश्र संख्याएं Z1 बराबर a + ib हैं और Z2 बराबर c + id है। भाग करना Z1/Z2 कराओगे, ऊपर रख देंगे a + ib, नीचे c + id, ठीक है। तो इन्हीं फार्मूले का यूज करके इसी मतलब फार्मूला क्या इसी टाइप से हम लोग रख के हल करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। देखेंगे हम लोग सम्मिश्र संख्याओं के मापांक व संयुग्मी क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कोई सम्मिश्र संख्या अगर दी गई है Z बराबर a + ib, तो इसका मापांक हो जाएगा, इसे दर्शाएंगे mod Z से। ये हो जाएगा √a² + b²। इसे क्या कहेंगे? इसका मापांक कहेंगे। अगर किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करना है और सम्मिश्र संख्या दी गई है Z बराबर a + ib, तुम्हें उसे दर्शाना है Z बराबर a - ib करके, और इस पर लगा देना है बार, इस तरीके से। तो हो गया इसका संयुग्मी। आई बात समझ में? किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना हो तो जहाँ i है वहाँ पर -i कर देना, उसे दर्शाना Z बार से, ठीक है। अब अगर किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो, है ना, देखो
क्या ज्ञात करना हो, गुणात्मक प्रतिलोम। तो मान लो सभी संख्या z बराबर दी गई है a प्लस आई बी, तो गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं z इनवर्स, इसका मतलब 1/z, तो a प्लस आई बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे a माइनस आई बी से, a माइनस आई बी से, तो हो जाएगा a स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, a माइनस आई बी। जब यहाँ से इसको अलग अलग कर देंगे तो मिल जाएगा a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे कहेंगे हम लोग z मतलब समित संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को देखेंगे, है ना। 4.1 कहा गया 1 से 10 तक समित संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 5i और -3/5i, इसको हमें लिखना है a प्लस आई बी के रूप में। पहली चीज़ तो 5 से 5 कट जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 3 हो जाएगा ये, इसलिए 3 प्लस 0i। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसे a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो चाहे 0i लिखो चाहे i.0 कर दो, तो ये हो जाएगा इसका हाँ a प्लस आई बी का रूप। दूसरा प्रश्न दिया गया है i घात 9 और प्लस i घात 19। ठीक है, अभी आपको हमने पीछे बताया कि i घात 4 का मान होता है, i घात 4 का मान होता है 1, तो यहाँ इसको लिखेंगे i घात 4 और लगाएंगे 2, तो 4 दूनी 8, 9i तो एक i और लिखना पड़ेगा बगल में। यहाँ 4 चौक 16 और 16 3 19 हो गया ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ लिखिए i घात 4 की घात 4। ठीक है, i घात 4 की वैल्यू 1, तो i स्क्वायर i यहाँ भी आएगा 1 की पावर 4, और i क्यूब की वैल्यू होती है -i। यहाँ बचेगा i प्लस क्या ये -i हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस i और ये -i क्या बन जाएगा 0, है ना। इसको लिखा जा सकता है 0 प्लस 0i, तो ये भी हो गया a प्लस आई बी का रूप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है i घात -39। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/i घात 39। यहाँ घात 4 लगाएंगे, देख कितनी बार जाता है, तो 4 9 36 और i घात 3, इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 की घात 9 है तो 1 ही आएगा, मतलब बचेगा i क्यूब। i क्यूब की वैल्यू होती है -i। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस -i में ऊपर नीचे i से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा i/-i का स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, माइनस प्लस हो गया, तो बचेगा क्या i। अगर इसका व्यापक रूप देखा जाए, सॉरी a प्लस आई बी के रूप में लिखा जाए, तो a हो जाएगा 0 प्लस यहाँ लिख सकते हो 1i या i1। ठीक है ना, तो ये भी हो गया, तो इतना नोट कर लीजिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है 3 और 7 प्लस i7 प्लस i7 प्लस i7, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका अंदर गुणा करा दो, 7 3 21 प्लस 7 3 21 i
प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। यहाँ 21 रहने दो, यहाँ 21i हो जाएगा, 21 और 7 जोड़ेंगे 28i हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -7 हो जाएगा। यहाँ 7 घटाएं कितना बचेगा 14 और प्लस 28i, तो ये भी हो गया अपना a प्लस आई बी के रूप में। पांचवा प्रश्न दिया गया है 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई 6। तो इसको हल करेंगे तो 1 माइनस आई और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और माइनस का आई 6, तो 1 1 हो गया 2 और ये 6i और एक आई और हो जाएगा 7i। तो इसको लिख सकते हो 2 प्लस आई और -7, तो a प्लस आई बी का रूप हो गया। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे 1/5 प्लस आई 2/5, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस इंटर करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ 1/5 और -4 लिखेंगे और प्लस आई को बाहर कर लेंगे, बचेगा 2/5 माइनस 5/2। तो 5 चौक 20/5 और प्लस आई, यहाँ आएगा 10, 2 दूना 4, 5 25, बचेगा 19/5 माइनस 21/10 आई। तो ये भी हो गया a प्लस आई बी के रूप में। ठीक है। अगर आगे लिखा होगा आई तो आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। 7 नंबर देखो 1/3 है प्लस आई 7/3 है प्लस 4 आई 1/3 और फिर माइनस का 4/3 और प्लस आई है। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो रियल पार्ट में जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट में। तो 1/3 प्लस 4 हो जाएगा, आई कर लेंगे बाहर 7/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटर करना चाहो करा दो, तो प्लस हो जाएगा 4/3 और माइनस आई। तो 4 3 12 और 1 13/3 प्लस आई, ये 7 और 1 8/3 हो जाएगा प्लस 4/3 माइनस आई। ये दोनों सेम बेस के जुड़ जाएगा, 13 4 17/3 प्लस आई कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो 8/3 और यहाँ क्या बचेगा -1, क्योंकि आई मैंने कर लिया है कॉमन। तो 17/3 प्लस आई, 8 में से 3 जाए कितना बचेगा 5/3। तो हो गया a प्लस आई बी के रूप का। नोट कर लो और अगला देखते हैं। 8 में कहा गया 1 माइनस आई की पावर 4 को भी a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो इसको लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि 1 माइनस आई की घात 2 की घात 2, 4 है ना। तो इस तरीके से इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab का स्क्वायर। यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस हो गया यहाँ पे, और माइनस का 2i², तो 1 से 1 कट गया, -2i का स्क्वायर का 2 दूना 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है
-1 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 0 प्लस -4 आई के रूप का होगा। सॉरी उल्टा बन गया, -4 रियल पार्ट में जाएगा प्लस आई 0। ठीक है, तो ये भी a प्लस आई बी के रूप का हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। इसमें दिया गया है 1/3 प्लस 3i का क्यूब। वो आप लोग को याद होगा कि a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जब लगाएंगे फार्मूला तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बाई a स्क्वायर बाई 3 और b हो जाएगा 3i और प्लस 3a और b स्क्वायर, तो 1/27 हो जाएगा। ये भी वही हो जाएगा 27i। देखो एक 3 से एक 3 कट जाएगा और यहाँ एक 3 से यहाँ एक 3 कट जाएगा, तो प्लस क्या बचेगा i। ठीक है, यहाँ 2 बार 3 है, नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा प्लस 3 3 9i स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 1/27 और -9 और प्लस i कॉमन कर लेंगे जब 27 और 1 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे जब एलसीएम लेंगे तो 9 × 63 के 3, 9 दूनी 18 और 6 24/27 प्लस i 28। ठीक है, एक घटाओगे जब तो बचेगा 242/27 और प्लस i × 28। ठीक है, तो ये जो है अपना हो गया a प्लस आई बी के रूप का। आया समझ में? नोट कर लो इतना। अगला देखते हैं, दिया है 10 नंबर में -2 - 1/3 i का क्यूब। ठीक है, अब जैसे यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो -1 की पावर क्या है क्यूब, और अंदर बचेगा -2 प्लस हो जाएगा और प्लस 1/3 i की घात 3। तो यहाँ तो आएगा -1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, वैसे होता 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फॉर्मूला खोलें बस। यहाँ 8 हो जाएगा प्लस 1/3, यहाँ भी तो क्यूब रहेगा, तो क्यूब कराएंगे 3 3 9 और 9 3 27 i क्यूब, 3 से 3 कट गया प्लस 4i, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा पर 1 3 बचा रहेगा तो हो जाएगा 2/3 i क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -1। तो 8 - 1/27 प्लस i कर लेंगे कॉमन तो 4 + 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर उसका गुणा कराएंगे तो 8 से 56 के 6 5 मिलेगा, 8 दूनी 16 और 5 21 -1/27 प्लस i 4 3 12 और 2 14/3। समझ में आ रहा है नहीं? अब इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा 215, एक घट जाएगा बटे 27 और माइनस यहाँ आ जाएगा तो जाएगा माइनस का 14/3 और i। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख करेंगे।
इतना नोट कर लो, अगला देखते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। मान लो z बराबर दिया गया है 4 - 3i, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए ये कर सकते हो कि z इनवर्स बराबर लिख सकते हो z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है, ये लगा सकते हो। इस फॉर्मूले में करने के लिए अगर देखो तो z बार निकालोगे तो यहाँ जहाँ i है वहाँ -i के रख देंगे, तो 4 यहाँ -i रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 3i, और z का बार निकालेंगे तो √4 का स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपना 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो इसी को यहाँ पे रख दो। z बार का मान कितना है 4 + 3i अपॉन 25। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पे दिया है z और निकालना है हमें इसका प्रतिलोम, तो उसे कहते हैं z इनवर्स। जब z इनवर्स लोगे तो 4 - 3i हो जाएगा, इसमें गुणा करा दो 4 + 3i से, नीचे भी हो जाएगा 4 + 3i। तो ये a - b और a + b है, तो बन जाएगा 4 + 3i, और यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ -3i का स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा 4 + 3i और 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9 i स्क्वायर, ठीक है। तो i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगा यहाँ प्लस, तो 16 9 25, तो 4 + 3i अपॉन 25। तो चाहे यहाँ ऐसे करके करो इसको, या डायरेक्टली जो है इसको कर सकते हैं। तो हम लोग इसी मेथड को अपनाएंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। √5 + 3i दिया गया है, इसको मान लो z बराबर दिया है। z इनवर्स निकालना है तो 1/√5 + 3i कराएंगे, ऊपर नीचे गुणा कराएंगे √5 - 3i से, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा √5 - 3i, √5 का स्क्वायर कराओ क्या आएगा 5 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ i स्क्वायर, तो √5 - 3i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस हो जाएगा यहाँ 9 5 14, ठीक है। तो ये 12 नंबर भी हो गया। 13 नंबर देख लो, दिया है सिर्फ -i। मान लो z बराबर है -i, z इनवर्स निकालना है तो 1/-i कराएंगे। अब क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करा देना तुम्हें i से, जो दिया रहेगा उसी से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा i, ऊपर हो जाएगा i और नीचे हो जाएगा i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और बचेगा सिर्फ क्या i, तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा i। आया समझ में? तो इतना नोट कर लो और देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न को। इसमें कहा गया निम्नलिखित व्यंजक को a + ib के रूप में लिखना है। तो इसको भी हमें a + ib के रूप में लिखना है। √5 3 - i √5 अपॉन √3 + √2i -√3 - i √2, ठीक है। अब देखो यहाँ ये a + b है और a - b है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे √3 + √2i माइनस इंटर कराएंगे -√3 और ये माइनस प्लस i √2 हो गया। तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। 3 3 या 9 माइनस √5 5, ये i स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो बचे यहाँ बनेगा 2√2i, ठीक है। i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो हो जाएगा ये 9 5
14 और बटे 2√2i। ऊपर यहाँ ऊपर नीचे गुणा करा देंगे √2 से। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 14√2/4i। ठीक है, √2 हो जाएगा, ये 4i। 2 दूना 4, 2 सते 14। ऊपर नीचे i से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा अपना 7√2i और नीचे 2i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो -7/2i हो जाएगा। ठीक है, तो अपना अगर a + ib के रूप से हिसाब से देखें तो 0 प्लस माइनस का 7√2/2i बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी a + ib के रूप में लिख दिया। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।